स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। तो आज के हमारे मेहमान हैं राधे श्याम अग्रवाल जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बड़ी साधारण सी बात है जो आपके, हमारे और सभी के परिवार में एक दूसरे से रहती है, संवेदना। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो संवेदना घर परिवार में नहीं, जन संवेदना है। जन यानी जन जन तक उनकी पहुंच रही है, उनकी अपनी संवेदना। और उसी संवेदना के बारे में हम उनसे बात करेंगे बहुत सारी। उसके अलावा हम बात करेंगे पुरानी पत्रकारिता की। राधे श्याम जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने 90 के दशक में पत्रकारिता की, दंगे देखे और बीएचईएल का दौर देखा। तो शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम समागम की राधे श्याम जी के साथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, एक संवेदना होती है जो घर परिवार में होती है, परिचितों के बीच में होती है, रिश्तेदारों में होती है, और एक आपकी अपनी जन संवेदना है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। परिवार की और घर की संवेदना तो वो एक सीमित दायरे में होती है। आज से 20 साल पहले जब मैं सब चीज़ों से निवृत्त हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि समाज की जो जो लोग वेदना है तो उसको मैंने जन संवेदना से जोड़ा। और जन संवेदना से जोड़ने के बाद जो लोग निराश्रित, बेसहारा, लावारिस और जो बिल्कुल सड़क किनारे और ऐसे चौथे स्थान पे रह रहे हैं जिनको कोई देखने वाला धनी धोरी नहीं है, उनकी कोई गत नहीं है, उनके ही अपने परिवार वालों से बिछड़े हुए ऐसे लोगों के लिए उसमें फिर मेरे द्वारा ये जन संवेदना को साथ में जन संवेदना किया। जन संवेदना आप में आई कहाँ से कि हमें एक जन के पास जाना है और जनहित में कार्य करना है? ये जो 20 वर्ष पूर्व एक कोइंसिडेंस ऐसी घटना हुई, उसने मुझे झकझोर दिया। और वो घटना में ऐसा था कि मृत्यु अंतिम सत्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर या कोई भी मृत्यु किसी को भी आ सकती है। तो बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे जो परेल था, अर्बन ट्रेन थी और 2002 या 3 का किस्सा है। मैं 2 नंबर पे था और 2 नंबर से 1 नंबर पे फूड रेस से ना जाके पटरी पार करके 1 पे चला गया। कोई व्यक्ति 2 पे जो खड़ा था मान, और तो लोग फूड रेस से पार कर गए। वो मेरे पास आया क्योंकि तुमने अपनी मौत को देखा है, तुम तो या करपच्चे उड़ जाते, तुम्हें कौन पहचानता, चकनाचूर हो जाते, लावारिस हो जाते कि देखो वो तेज गति की ट्रेन परेल रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। तो उससे लौट के जब मैं भोपाल आया, मैंने किया लावारिस शब्द तो इसने मेरे को चौंका दिया। वो जो लावारिस शब्द था उसको लेके फिर आप में परिवर्तन आया। लावारिस शब्द था। उस लावारिस शब्द को आपने एलोबरेट किया होगा कि लावारिस होता क्या है आखिर, चाहे वो जीते जी लावारिस हो जाए या फिर मरने के बाद लावारिस हो जाए, और सड़कों पे या रेलवे ट्रैक पे अगर एक। तो वही लावारिस शब्द के लिए मैं डॉक्टर सतपति से के पुराने थे डॉक्टर के सतपति एफएसएल के यूके अग्रवाल, तुम्हारे पास आज जो आई है बहुत बढ़िया आई है। इसको इस लावारिस में रोज की 25-50 डेड बॉडियों का अंतिम वो चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करता हूँ। उसमें उनका कोई घर वाला नहीं, पुलिस को बहुत ही संवेदनाओं से गुजरना पड़ता है, उनको कफन देने वाले कोई नहीं होते हैं। तुम एक सेवा का काम भोपाल में ये शुरू करो। तो उस समय से मेरे एक भाव जाग गया कि जन संवेदना के अंदर मैंने देखा कि पुलिस इधर उधर चंदा मांगती है, 4 लोगों को पकड़ती है, और भी गरीब लोगों की इतनी दुरावस्था थी कि वो डेड बॉडी लेके, एक ही आदमी डेड बॉडी लेके शमशान पहुंच रहा है। यहाँ के भोपाल के शमशान घाट भी सब चीज़ें ठीक है, पर उनको लकड़ी और कफन दफन और कोई सहायता कोई देने वाला नहीं। जब आप किसी को अग्नि देते हैं, किसी को आप दफनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक पास्ट रिकॉर्ड भी आपके पास चल के आता होगा, चाहे वो पुलिस देती होगी या आजू बाजू वालों से कहीं से पता पड़ता होगा। पुलिस लेके आती, लिखती है कि लावारिस 50 साल का या 60 साल का या नवजात शिशु है, उसका एक 4 लाइन की लिख के और टीआई की दस्तखत की चिट्ठी आती है। वो कहाँ से मिला, किस स्थान है, वो चीज़ें देती है। पुलिस फोटो करती है, रिकॉर्ड रखती है, और रिकॉर्ड रखते रखते ऐसे ही 8,500 लोगों का रिकॉर्ड पुलिस के पास। उनमें से मेरी अभी तक इस 20 साल की लाइफ में 4-5 को छोड़ के कोई भी उनका परिवार का जन पहुंचा नहीं और लाश को निकलवा के देखा या उसका फिर
विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। स्वाभाविक है, अगर जीते जी किसी ने परवाह नहीं की तो मरने के बाद कौन किसकी परवाह कर रहा है, बड़ा नहीं, कष्ट वाला। बिल्कुल आप मान के चलें कि साहब आज समाज अभी जो भौतिक बात की तरफ जो समय जा रहा है। आप एक तो दाह संस्कार आप कराते हैं, दफनाते हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैसों से, और सबसे बड़ी बात तो पैसा तो खर्च करने वाले बहुत हो जाते हैं, आप लोगों को भी लोग दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन उस बॉडी के साथ खड़े रह के दाह संस्कार कराना वो कितना मुश्किल वो तो होता। क्रिटिकल है, पर उसमें भी ऐसा रहता है कि जो वहाँ के जो लोग कर्मचारी रहते हैं, 2 लोग रहते हैं जो लकड़ी जमाते हैं, उनको भी हम मैनेज करके रखते हैं, क्योंकि वो सब ऐसा काम जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, तो हम अलग से उनकी सेवा भाव करते हैं, जिससे कभी कोई दिक्कत अपन हमारे इस तरह की डेड बॉडी पहुँचे तो वो आगे रह के सब हम दूर हैं, पर वो अपना काम कर रहे हैं अंतिम संस्कार का। आप पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया होगा ये कोविड के टाइम पे, उस टाइम कोविड के का टाइम अगर पे तो मेरा फ़ोन बंद नहीं था, सब फ़ोन पे थे ऑनलाइन, पर उस समय जो अल्पसंख्यक लोग जो ड्राइवर है नगर निगम में, वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे, उनने लोगों को बहुत कोऑपरेट किया। चिरायू में जैसी ही डेथ हुई, एक-एक मुक्ति वाहन के अंदर 4-4 5-5 डेड बॉडी लेके वो सीधे भदभदा पहुँचते थे, और चूँकि उस समय भदभदा ही विश्राम घाट एक ऐसा था जो जहाँ कोविड की डेड बॉडियों का, तो हम पंक्तियाँ लग गई, और पंक्तियाँ लग इसके पहले को बैरागढ़ के अंदर एक इसका अंतिम संस्कार का सामान बेचता था, परिजन तो ऐसे घबरा गए कि हम जाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो खुद को कि भी कोविड हमको भी कोविड हो जाए, तो वो मेरे पास संपर्क करते थे, यहाँ तक कि राज्यपाल हाउस से भी एक मैडम का फ़ोन आया मेरे को कि आप इसमें उस टाइम पे अच्छे लोगों का, पर लोगों ने कोऑपरेट किया, सबसे ज़्यादा कोऑपरेट नगर निगम के जो ड्राइवर थे उनने भी किया। हर काम में एक खुशी होती है और एक मलाल होता है, कभी आपको मलाल रहा कि यार मैं ये नहीं कर पाया, इस चीज़ में मैं यहाँ मुझसे चूक हो गई, नहीं या ये मैं कर सकता था, या कुछ संसाधनों की कमी थी इस वजह से मैं नहीं कर नहीं, पाया। मलाल में ऐसा कभी-कभी ऐसा होता है कि इसलिए हुआ कि कई लोग जो नीडी भी नहीं है, ज़रूरतमंद भी नहीं है, हाँ हाँ और वो अपने आप को बता के छोटा बता के हाँ हाँ, संस्था के धन का दुरुपयोग कर गए, तो उसमें मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि यार तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, मतलब इस तरह इन लोगों को करना नहीं चाहिए। और इसके अपोजिट अगर मैं कहूँ कि जिसमें एक आत्म शांति होती है। आत्मसंतुष्टि तो मेरा एक जुनून टाइप है, मतलब जब से ये 20 साल से कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ आप मेरा आपसे टाइम मैनेजमेंट हुआ, मैं अपने टाइम पे आ गया, 10:30 पे मैं अपने कार्यालय पहुँच जाता हूँ, 10:30 बजे जैसे किसी का भोजन बँटने का है, एम्स में जाने का, 11:30 पे हमारी अन्नपूर्णा चलित भोजन सभा वहीं पे गेट पे पहुँच जाती है। हमने ऐसा कंप्यूटराइज़ कर रखा है, जो दिवंगत लोग हैं, पूरे मेरे ख्याल से 20 एक साल का रिकॉर्ड है, तो करंट 3 साल के रिकॉर्ड वालों को हम चिट्ठियाँ डालते हैं स्पीड पोस्ट से, पहले ऑर्डिनरी डाल दिया करते थे, हम स्पीड पोस्ट से चिट्ठी डालते हैं, तो हमें मालूम है रोज़ाना महानगर में 5-6-7 लोगों की डेथ होती है, उन 5-6-7 में 2-3 तो मिलेंगे, तो उन 2-3 के कारण जो हैं, जो दयाल भाव है, उनकी दया है कि मेरा ये परिजन था और इसके लिए अपनी याद में क्यों ना भोजन करा दें, तो ऐसे लोग मिलते जाते हैं और संस्था चल निकली। कई लोग आर्थिक सहायता दाह संस्कार में भी करते हैं, कफन दफन में भी करते हैं, बच्चों की शिक्षा पर भी करते हैं, कहीं से भी कोई कमी नहीं आती। CSR के तहत रजिस्ट्रेशन है, तो अभी 2 पार्टियों ने बल्क में अमाउंट दिया, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि 31 मार्च को ऐसा इतना पेमेंट इसमें संस्था में केस हो जाएगा। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनका एक CSR होता है जिसके तहत उनको कोई सोशल वर्क करना होता है, तो अपने भोपाल में भी और आसपास ऐसी कोई संस्था है जो इस कार्य में आपकी मदद करती हो? CSR के तहत जन संवेदना है, और भोपाल के 2-3 लोग हैं, एक डॉक्टर सेठ हैं, ये अपने एयरटेल के पूरे मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर, उनके यहाँ से CSR में आता है। CSR में एक राम छबीला त्रिपाठी हैं, वो देते हैं, वो मतलब रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी से, यूपी की यूनिवर्सिटी से, वो देते हैं। आपके पास लोग इस तरह की मदद मांगने तो कम आएंगे, लेकिन मदद देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। आप अपनी संस्था के बारे में उसका पता और अगर आप टेलीफोन नंबर बताएं तो दूरदर्शन के माध्यम से तक जन जन में लोगों को पहुंचेगी, तो लोग भी चाहते हैं आगे बढ़ के आएँ, और आपकी जैसी संस्था अगर सही पैसे का सही इस्तेमाल कर ही रही है, करे की बात नहीं कर रहा हूँ, कर ही रही है,
तो लोग और आगे बढ़ के आएंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर बताएं जिसको कि हम डिस्प्ले कर सकें। जन संवेदना, जेल घाटी जहांगीराबाद में मेरा कैंपस है। 12 घंटे खुला रहता है, सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक। मेरे को कभी भी रात को 2 बजे भी मुक्त शांति वाहन वगैरह चाहिए तो मुझसे मदद ले सकते हैं। अंतिम संस्कार के लिए आपको दिक्कत आ रही है तो अंतिम संस्कार की सामग्री कहाँ से क्या मिलते है वो भी, उसका भी नंबर वो मेरे माध्यम से। और जो लोग हमीदिया अस्पताल, सुल्तानिया या एम्स अस्पताल या पूजा स्थल के किनारे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में नियमित भोजन पैकेट जो वितरित कर सक है, तो आप भी उसके अंदर श्रद्धालु होकर भोजन वितरण करा सकते हैं। तो 9826013975 मेरा नंबर है। इस नंबर को आप व्हाट्सएप पे भी नोट कर लें और कहीं भी मैं उसके बाद रिकॉल भी करता हूँ। जिसने मुझसे नंबर लिया और उसने मेरे से सुविधा चाहिए, फिर मैं दोबारा फ़ोन करके पूछता हूँ कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद संबंधित मेन एचओडी को भी नंबर बता देता हूँ कि उनका फ़ोन आएगा, उनको गाड़ी की व्यवस्था करवा दें, उनको अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवा आज की तारीख में जो पहले हमने देखा था कि रोड साइड पे लोग भीख मांगा करते थे, जो कि मंदिरों की भी अगर स्थिति देखी जाए तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और जवान, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, सब लोग बैठे हुए हैं और लोग जाते हैं दान दक्षिणा करते रहते हैं। वो लोग कितने हकदार हैं इस चीज़ के लिए? मैं इसको अच्छा नहीं मानता। वो बच्चों का जीवन उठाना चाहिए, या तो सरकार भी, सामाजिक न्याय विभाग है, महिला बाल विकास है। एक मैडम कल्पना श्रीवास्तव जी आई थी तो थोड़े दिनों तक भोपाल के चौरों पर इन बच्चों को इकट्ठा किया और उनको उनके आश्रय में छोड़ दिया। मेरा भी एक बचपन होम खोलने का मेरे कैंपस में इरादा है। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को उनको उस कैंपस में रखा जाए, उनको शिक्षा दी जाए। तो सर हम आगे भी आपसे और भी बात को जारी रखेंगे। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। सर बहुत लंबी फेयर लिस्ट है आपकी, जो आपने काम किए होंगे इन 20 सालों में और जो करने वाले हैं। आपने कभी कोशिश की, जो हम बात कर रहे थे मंदिरों पे और जो आज की तारीख में काम करने में सक्षम है फिर भी भीख मांग रहे हैं या बैठ जाते हैं? नहीं, मैंने कोशिश की, उनको बोला भी, मैंने कि भैया तुम ईश्वर ने सब कुछ दिया, हाथ पैर भी है, सब कुछ है। हमारी भी लाइन में जब भोजन बांटने लेने के लिए हम जानते हैं कि मरीज के अटेंडर हैं, कुछ लोग दूसरे भी अनवांटेड एक्टिविटीज वाले भी लाइन में लग जाते हैं, उनका हाथ जोड़ते हैं। कहीं एक की जगह 2 पैकेट मांगते हैं, हमने कहा दूसरों को भोजन करने दो। तो मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा व्यवहार में थोड़ा गुस्सा सा जरूर आता है। फिर हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया दूसरों को भोजन मिल जाने दो, सही बात। तो वो ठीक रहेगी। सबको आपको जरूरत एक की है, 2 रख लोगे वो बेकार आपके भी जाएगा और दूसरा भी नहीं खा खाएगा। तो ये मतलब नहीं। और मेरा तृष्णा का अंत नहीं, मेरे मानना है आदमी कहीं भी चल जाए, कहीं जब फ्री फोकट की ये रेवड़ी जो हो रहा है ना, उसका तो कोई अंत ही नहीं। अपन तो एक चले हैं कि एक जो आज जरूरतमंद है उसकी मदद कर सके, पर उसमें तो गैर जरूरतमंद भी अपनी उस सुविधा का लाभ उठाते हैं। सर मैं आपको अब 20 साल पीछे ले जाता हूँ, जब आप दैनिक भास्कर में हुआ करते थे और एक आपकी बीट जो होती थी वो क्राइम की बीट होती थी। उस जमाने की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में, वो तो 90 के दशक की, और आज 30 साल हो गए उसको। और 90 के बाद में
2000 तक रहा जी। और मैंने आंखों के सामने भोपाल के दंगे देखे, आंखों के सामने कोई आदमी झील किनारे मर गया, जी। उसकी डेड बॉडी देखी, पुलिस अधिकारियों के साथ जाके देखा मैंने, तो पुलिस अधिकारियों के इसका मर्डर हुआ, हमने कहा इसका मर्डर नहीं हुआ है, ये स्लो पॉइजन के कारण पॉइजन खाया है, इसके कारण इसकी डेथ हुई है। आप सोचिए कि वो जो बात मेरी कही गई थी वो सत्य हुई। पोस्टमार्टम हुआ तो उसने स्लो पॉइजन खा लिया था, चींटी जो रेंग रही थी उसके सूजन की तरफ, तो उसका कारण था स्लो पॉइजन। आपने गैस कांड भी हाँ जी। देखा होगा इनको, उस समय का क्या मंजर हुआ? गैस का मंजर तो लोग भाग रहे थे, जब दूसरों उस दिन रात में तो लोगों को, हम टीआरटी कॉलोनी में रहते थे, लोग दरवाजे खटखटा के उठा रहे, भगा रहे, भगो यहाँ से, गैस रिस गई। और इसके बाद दूसरे दिन तो अचानक किसी ने उड़ा दी, जैसे चुन्नी चल गई, चुन्नी चल गई, तो जैसे पब्लिक का मूव था वो चारों तरफ, चारों दिशाओं की तरफ भागने लगा। आपने जैसे बताया कि साहब भगदड़ मची हुई थी, लोग दरवाजे खटखटा रहे थे, ताले लगा लगा के भाग रहे थे। उस समय की जो पत्रकारिता में जो आप लोगों का एक कोई अहम रोल रहा हो वो बताएं। उस समय का जो जनता को भ्रमित जो किया जा रहा था उसको दूर करने के लिए मीडिया ही, प्रिंट मीडिया काम आई। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी थी नहीं, और प्रिंट मीडिया में जो अखबार चर्चित थे वही लोगों के हाथ में जाते थे। मैं सौभाग्य से दैनिक भास्कर में था, एक नवभारत था पीक पे, और स्वदेश था, जागरण थे, 4-5 अखबार थे। तो अखबार में जब ये पॉजिटिविटी की रिपोर्ट जाती तो जनता भी उसी तरह परिवर्तन हुआ। दंगों में भी ऐसे हुआ कि दंगों के बाद दंगे की रिपोर्टिंग में जब लोगों को पता चला कि हम लोग आपस में ज़बरदस्ती झगड़ लिए हैं और जनता के बीच में मीडिया की, प्रिंट मीडिया की जो आवाज़ गई, तो माहौल यहाँ का भोपाल का शांत हुआ। नहीं तो शुरू में तो दंगों में बहुत बिगड़ गया, लोगों के घर जला दिए, कई हत्याएं हो गई, लोगों को मार डाला, तो वो सब कम मूवमेंट जो हुआ वो सिर्फ प्रिंट मीडिया का हुआ। आपकी पत्रकारिता में एक आप भेल को भी कवर करते थे, तब के भेल में किस तरह का भेल हुआ करता था वो? सन 74 में मैं बीएचईएल में भी ज्वाइन में भी सौभाग्य से भेल का एम्प्लॉय ही था। अच्छा। और भेल में सेवाएं भी की मैंने, और सेवाएं भी मैं फार्मासिस्ट था। और चूंकि मैं पत्रकारिता में भास्कर में मैं पीक पे उठे, लोग ये हो गए थे आर.एस. अग्रवाल है और अग्रवाल मालिक है। उस समय जब भारत एबी इलेक्ट्रिकल जो था 23,000 एम्प्लॉय थे, पूरा कितना चमन था, मतलब महिला कल्याण समिति का उनका सेंटर अलग था, कम पूरे काल उसके अंदर कारखाने परिसर में 4-4, 5-5 कैंटीन थे। सुबह नाश्ते में कभी बालूशाही, कभी कचौरी, इस तरह के सब। आज वो घटते पूर्व 6-6,500 एम्प्लॉइज बचे हैं, पता नहीं कैसे टारगेट क्या कर रहा है। वहाँ पे बीएचईएल में किसी जमाने में इंटेक का बड़ा रोल हुआ करता था, वो अब आज की तारीख में कि वो भी खत्म सा हो? इंटेक भी डाउन हो गई। इस समय भारतीय मजदूर संघ और एचएमएस है, और यूनियनों का जो था दायरा, उसमें लोग उस यूनियन के अंदर घुस के काम जब जॉब करते थे, जॉब करना छोड़ दिया था, और लोग नेतागिरी करने लगे कि हम इंटेक के नेता हैं। तो ये सनी सनी करने वाले जो खादी धारी है वो लोग भी रहे, इसको डुबो दिया एचईएल को। उस जमाने की पत्रकारिता और उस जमाने का जनसंपर्क में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? वो जो जनसंपर्क था, मतलब सम्मानजनक जनसंपर्क था, सम्मानजनक पत्रकारिता थी। पत्रकार को सम्मानजनक से बुलाते थे, सम्मानजनक से उनके लिए गाड़ियाँ भेजी जाती थी, गाड़ियाँ लेने आती थी। आज की मीडिया में तो वो व्हाट्सएप पे और मैसेज टेक करते भेजते हैं। हम बात कर रहे हैं जनसंपर्क की, पत्रकार की, पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो प्रिंट मीडिया पर हावी हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और प्रिंट मीडिया बिल्कुल समेट सा गया है। अब ले दे के 1 या 2 पेपर बचे, और बाकी जितने पेपर्स हैं वो सीमित उनकी प्रतियां छपती हैं और अपना वो अस्तित्व बचाते हैं, सीमित प्रतियां आपका छाप कर। कहना बिल्कुल सही है। अभी पिछले 4 या 5 साल से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हुआ है, हावी में ऐसा हुआ कि हर कोई ने एंड्रॉइड फ़ोन आ गए हैं, हर कोई ने क्लिप लगा लिया, कैमरा बना लिया, यूट्यूब यूट्यूब वाला उनके यूट्यूब पे चढ़ा भी देता है। और प्रिंट मीडिया तो सने सने पीडीएफ पे रह गया है, 2-4 अखबारों को छोड़ के। भले ही वो प्रिंट कापी एक ही व्यक्ति भोपाल में 50 का मत्था बदल के 50 के हेड मत्थे बदल गई, और 50 तरह नीचे खबरें देखो तो सेम खबरें रहती है। ऐसे ही स्मारिका में रह गया, ऐसे ही मैगजीन में हो गया। तो शासन प्रशासन जनसंपर्क भी जानता है कि ये सब फर्जी है और डमी है, तो वो भी अपने हाथ खींच रहा है धीरे धीरे। अभी आरएनआई ने नए नियम लागू किए हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है, आरएनआई सही कर रहा है,
भाई अखबार छापते हो तो वाकई में छापो। 25,000 अखबार आप लिख रहे हो और 25 अखबार नहीं छप रहे हैं आपके, इस तरह का है तो प्रिंट मीडिया की तो स्थिति आने वाले दिनों में और गंभीर होगी। इस बीच में कुछ आपको अवार्ड्स भी अगर मिले हो तो आप बताएं उसके बारे में। अवार्ड तो सबसे बड़ा ऊपर वाले का है, हम्म, मेरा ये मानना है। अवार्ड आम जनता का है, जो एक और जो लोगों के बीच में, मेरा ये मानना है कि जहाँ मेरी उपस्थिति नहीं है, वो जहाँ लोग मेरी चर्चा करें, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड। अभी मैं आया तो अभी आप ही के ही किसी ने बोला कि आपके यहाँ तो बड़ा सिस्टम बड़ा अच्छा है, कि मेरा कोई बात है तो फ़ोन आया, फिर मैं भोजन बांटने गया, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि भाई मैंने जो अपना एक सिस्टम एडाप्ट किया है वो चल तो रहा है। तो मेरे को अवार्ड के अंदर कई भोपाल की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, लायंस है और कई संस्थाएं बहुत सारी हैं जिन्होंने मंच पे बुला के मुझे अवार्डेड किया, और कई लोगों ने केस अवार्ड भी दिया उसी के साथ। भारतीय स्टेट बैंक के एक अमृत महोत्सव में मुझे बुला के सम्मानित किया। मतलब लोगों ने मुझे यूं हाथों में उठा लिया, मेरे को आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक घटना ने मुझे यहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, लावारिस शब्द ने, और मेरे को समाज के बीच में ले जाके खड़ा कर। बहुत बहुत बधाई। अब आप जो ये काम कर रहे हैं, सबकी एक अपने काम करने की भी सीमा होती है, शरीर की भी अपनी सीमा होती है, तो आने वाले समय में ये काम की ये जो इस आपने जो शुरू किया है, इसको आगे कौन ले जाने के लिए आपने? ये है कि भाई साहब, प्रकृति और ईश्वर, अभी तक कई लोग चले गए, उसके बाद काम तो कहीं रुकता नहीं है। नहीं। तो राधेश्याम अग्रवाल के जाने के बाद भी जन संवेदना जीवित रहेगी जी। और जो हाथ में पहुंचेगा वो हाथ चलाएगा। हम जबरदस्ती भ्रमित होके मुगालते में रह के सोचे, ये मेरा मानना गलत। अभी मैं जा रहा हूँ, रात को ही सो जाऊँ या कल ही चले जाऊँ, तो वो तो सब पूरा सिस्टम मैंने इस तरह बना दिया है कि पूरा पारदर्शी है मेरा काम। एक एक रुपए का हिसाब, खाते खतौनी और सब मिलेगा, सब बिल्कुल मिलेगा। मेरी एब्सेंट में भी सब चीज़ें तैयार मिलेंगी। आपके अलावा भी और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं? एक वो नामदेव जी करते थे, अब उनने, वो भी उम्र दराज हो गए, जी जी, तो उनने हाथ ऊंचे कर लिए। जी जी। तो अभी भोपाल में अंतिम संस्कार और लावारिस की के मामले में जन संवेदना के माध्यम से किया जा रहा है। जी। भोजन बांटने वाले कई हैं, प्रेरणा ट्रस्ट रोगियों के इलाज भी करती है। एक राधेश्याम साबू हैं, वो पर पीड़ा संस्था नाम से बना रखा है। मैं जाने वाला काम करता हूँ, वो जाने वाले को रोकने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब दवाइयों से लेके जितने भी साधन, जो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, गैस चाहिए, कुछ चाहिए मरीज को, तो उपलब्ध करा। तो सर, जाते जाते मैं चाहता हूँ कि एक संदेश दे के जाएं कि आपके जैसी कई और संस्थाएं खड़ी हों, ना सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे प्रदेश में, देश में खड़ी हो, जो कि जगह जगह काम कर सकें। मानवता से बढ़ के कोई सेवा नहीं है, सेवा परमो धर्मा। पर ने जीवन में आप जो एक संस्था, उसको गवर्नमेंट, जो संस्थाएं ऐसी सामाजिक संस्थाएं एनजीओ हैं, वो सरकार के प्रोजेक्ट उसके ऊपर नहीं डिपेंड रहें और अपनी को खुद इस तरह बढ़ाएं, लोगों के बीच में पीड़ित लोगों की मदद करें। देखिए, आप खुद ही ईश्वर आपका साथ देगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। जो आपकी सोच है वो सोच पूरी होगी। तो सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम यहाँ अपने कार्यक्रम को विराम देंगे। आप आए, आपने समय निकाला, नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।